हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल जैसा आप देख पा रहे हैं, ST02A जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन का टाइम हो चुका है। एवरी मंडे आपका डिस्कशन होता है, आप सभी को पता है। जो आपकी ब्रांच में ऑफलाइन एसटी होती है, एवरी मंडे उसका डिस्कशन होता है। तो मंडे आ चुके हैं, मंडे में हम लोग आ चुके हैं और ये आपकी ST नंबर 2 जो है, इसका डिस्कशन जनरल अवेयरनेस का बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करेंगे। 11 AM हो चुका है, तो चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इसके साथ कनेक्ट हो सके। एवरी मंडे डिस्कशन आता है, इसमें कनेक्ट हुआ करें डियर। जो ब्रांच में आपकी ऑफलाइन एसटी होती है, आप सभी एसटी दे रहे हैं। जो लोग एसटी दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं एसटी दे रहे हैं वो एसटी देना बिल्कुल शुरू करें और इसका डिस्कशन जो होता है इसको भी देखा करें। इससे आपको सारे आंसर्स पता चलते हैं, सॉल्यूशन भी पता चलता है, क्वेश्चन किस तरह से हैं, क्या कनेक्टिंग बन रही है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है डियर, तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। जो जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन रहता है वो क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू होता है और फाइनली 25 क्वेश्चन रहते हैं एवरी पार्ट पे। तो जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर आपका, वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया था फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 5 सितंबर या फिर 30 सितंबर? फटाफट से बताएंगे, आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। फटाफट से बताएं क्या आंसर है, आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में, है ना। बिल्कुल उसका आंसर करें। और डियर बिल्कुल एसटी अपनी ब्रांच में जरूर दिया करें। वीकली ऑफलाइन एसटी होती है और इस एसटी का जो डिस्कशन है वो एवरी मंडे आपका आता है। एवरी मंडे मैथ्स का, इंग्लिश का, क्वांट्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का एंड जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस का जो डिस्कशन है ये 11 AM से आपका शुरू होता है। तो इस डिस्कशन के साथ रहा करें, आप अपने एसटी को एनालिसिस कर पाते हैं, आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना डियर। और इसी के साथ मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन होता है 7 AM। अगर आप उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे तो करंट अफेयर्स के बिहाफ पे आप पूरी तरीके से करंट अफेयर को कवर कर पाएंगे, है ना। और बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स ओवरऑल आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की मॉर्निंग क्लास में जरूर आया करें, लाइव आया करें। 7 बजे क्लास होती है ना। लिंक आपको महेंद्रास के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स पे भी मिल जाता है एंड अदर चैनल्स पे भी मिल जाता है। तो फटाफट से आप वहां से कनेक्ट हो जाया करें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें महेंद्रास ऑफिशियल को। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ। इसका राइट आंसर 5 अक्टूबर होगा। जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं इंडिया में, वो शिक्षक दिवस आपका रहता है 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन। लेकिन अगर हम बात करें विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है, वर्ल्ड टीचर्स डे की बात हो रही है, तो ये 5 अक्टूबर को होता है। ऐसे ही बहुत सारे डे होते हैं, जैसे आपने ध्यान रखना है डियर। हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। लेकिन अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जो विश्व हिंदी दिवस है ये आपका 10 जनवरी को होता है, 10 जनवरी को होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ऐसे ही वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या पॉइंट्स दिए गए। ये विश्व शिक्षक दिवस शिक्षकों के काम का जश्न मनाने के लिए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1994 में इसे स्थापित किया गया था। कब से मनाना शुरू किया गया? 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं क्या पॉइंट्स बोल रहे हैं भाई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा सिफारिश पर हस्ताक्षर की करने की याद दिलाता है। 1966 में शिक्षकों की स्थिति के संबंध में ILO यूनेस्को की सिफारिश, है ना। तो फाइनल आपको ये पूरा पॉइंट क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। 1994 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ILO यूनेस्को ये भी आपको ध्यान रखने हैं। 1966 में ILO यूनेस्को ने रिकमेंड किया था इसको और तब से ये डे कंटिन्यू मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम? द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम रावत, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहा है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहा है। प्रेम रावत, सुभाष चंद्र गर्ग हैं, ऋचा मिश्रा हैं, बिल गेट्स हैं या फिर किरण बेदी हैं? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। क्या आपने आंसर किया था इस क्वेश्चन का अपने एसटी में, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। डायरेक्टली बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं रियल, तो बिल्कुल हम लोग देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है। आपने क्या आंसर किया था आप बताएंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, सुभाष चंद्र गर्ग ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं डियर। द फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र गर्ग हैज अनाउंस्ड हिज डेब्यू बुक नेम्ड द $10 ट्रिलियन ड्रीम। $10 ट्रिलियन ड्रीम आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र गर्ग जी का नाम ध्यान रखना है। बुक्स एंड ऑथर से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इज व्हेन इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे पूछा गया है भाई, सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर, कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस भी किया था मॉर्निंग सेशन में। तो ये राइट आंसर की बात करें 8 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ दिया हुआ है। The Indian Air Force Day is celebrated on 8th of October every year to mark date of establishment of the भारतीय वायुसेना। 21 में अगर हम बात करें 89th फोर्स डे हमने मनाया था। 8 अक्टूबर 2021 को भारत का 89वां वायुसेना दिवस मनाया गया था। तो इस बार कौन सा दिवस होगा डियर, है ना? इस बार जो आपका मनाया गया ये आपका 91वां दिवस था, है ना? भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। डायरेक्टली आपको डे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो वायुसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जन आदिवासी न्याय महाअभियान अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके रूरल डेवलपमेंट, जस्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, वुमेन एम्पावरमेंट या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन या स्पेस एक्सप्लोरेशन। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। रूरल डेवलपमेंट है, जस्टिस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, वुमेन एम्पावरमेंट या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन। फटाफट आंसर करेंगे, बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लें तब भी आप इसका आंसर कर देंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है यहाँ पर, है ना, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, क्या है? भारत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का। बताइए क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, फटाफट से बताएंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में। आंसर करते चले डियर, बिल्कुल सेशन को लाइक करते चले। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो बिल्कुल सेशन लाइक करें फटाफट से, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी कनेक्ट हो सके इस सेशन के साथ, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन है आपका ST02A जो आपकी ब्रांच में वीक में सेकंड वीक जो आपका ईयर का है उस वीक में आपकी ये एसटी रन की थी, आप सभी ने ये एसटी दी होगी, है ना। और अब इसका एक्सप्लेनेशन और आपके लिए आ चुका है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है जस्टिस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, जस्टिस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, जस्टिस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। चलिए नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पर दिया हुआ है भाई। द इनिशिएटिव दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड एसेंशियल एमिनिटीज सच एज secure housing, clean drinking water, sanitation, improved access to education, health, nutrition, as well as enhance the road and telecom connectivity and sustainable livelihood opportunities to PVTG households and habitats। देखो यार डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, बात हो रही है आदिवासी न्याय महाअभियान। यहां से आप समझ सकते हो न्याय वर्ड यहां पर निकल कर आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है, जस्टिस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। तो बहुत ही आसानी से जहां पे आपने देखा जुडिशरी वर्ड आया है ना, आदिवासी न्याय महाअभियान आया, न्याय वर्ड आया, तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा? जस्टिस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लगाना होता है ना। कई बार होता है कि हम किसी दूसरी वे में सोच रहे होते हैं, है ना। अगर हम डिफरेंट वेज में देखें तो कहीं ना कहीं हमें आंसर कॉमन सेंस से भी मिल जाते हैं। हर क्वेश्चन में नहीं ऐसा होता, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि डायरेक्टली हमें आंसर आसानी से मिल जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज द COP28 कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड फॉर अर्जेंट एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के लिए COP28 सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पेरिस, दुबई, न्यूयॉर्क, बीजिंग या फिर सिडनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ है मॉर्निंग सेशन में हमने, है ना। COP28 की जो मीटिंग है अप्रॉक्स यहाँ पर मोदी जी गए हुए थे 2 दिन की यात्रा पर, है ना। 30 नवंबर से 1 दिसंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2 दिन की यात्रा पर थे। COP28 की मीटिंग्स डियर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है, कहां आयोजित किया गया? फटाफट से बताएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया, होप आप सभी ने बहुत अच्छे से जो है
तो चले आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका दुबई है, ऑप्शन दुबई आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। दैट इज 28th Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change is taking place in Dubai, United Arab Emirates from 30th November to 12th of December। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों का 28वां सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात दुबई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के दुबई में फाइनली ये हमें देखने को मिला। COP28 की मीटिंग अप्रॉक्स ये 12th ऑफ दिसंबर तक रन किया था। 28th ऑफ दिसंबर से शुरू हुआ था डियर, है ना। मोदी जी 2 दिन की यात्रा पर यहाँ गए थे, बहुत सारे पॉइंट और फैक्ट निकल कर आए। 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में किन देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 आयोजित किया है? Which countries conducted the joint military exercise Ostra Hind 2023 in Australia? ऑप्शन है आपके इंडिया एंड चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड रशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। फटाफट बताएंगे क्या आंसर है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया निकल कर आ रहा है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद हुआ और ये डियर पर्थ में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ये एक्सरसाइज की गई थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फाइनली आ गया। 81 कर्मियों ने भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई थी और ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हमें देखने को मिला था। ठीक है, पर्थ में ये जो है एक्सरसाइज हुई थी और 81 आर्मी ऑफिशियल्स गए हुए थे यहाँ पर। ठीक है, 81 आर्मी ऑफिशियल्स गए हुए थे। कौन सा एडिशन है? तो ये डियर एडिशन जो ऑस्ट्रा हिंद का है ये आपका कौन सा एडिशन है? सेकंड एडिशन है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन सा एडिशन है? सेकंड एडिशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर एंड फॉर हाउ लॉन्ग हैज इट बीन एक्सटेंडेड? कैबिनेट द्वारा स्वीकृत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एफटीएस क्या है और इसे कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन है आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर 5 ईयर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर 2 ईयर्स, क्रिमिनल केसेस फॉर 3 ईयर्स, साइबर सिक्योरिटी फॉर 4 ईयर्स या फिर ह्यूमन राइट वॉलेशंस फॉर 6 ईयर्स। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर आपने अपनी एसटी में कमेंट क्या आपने अपनी एसटी में इसका आंसर किया था क्वेश्चन का, आप बताएंगे। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एफटीएस। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है क्रिमिनल केसेस फॉर 3 ईयर्स। क्रिमिनल केसेस फॉर 3 ईयर्स ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो हैं इन्हें कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? 3 ईयर्स के लिए क्या किया गया है? इनको बढ़ाया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर को यौन अपराधों के मामलों में न्याय देने के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक अदालतों को 3 साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। 3 ईयर्स के लिए इनको जारी रखने की क्या दे दी है? मंजूरी दे दी गई है। तो अप्रॉक्स आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, क्रिमिनल केसेस फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इन विच रीजन विल इंडिया कंस्ट्रक्ट 10,000 हाउसेज एज पार्ट ऑफ द इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज 4th? भारतीय आवास परियोजना चरण 4th के हिस्से के रूप में भारत के किस क्षेत्र में 10,000 घरों का निर्माण करेगा? ऑप्शन है आपके मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, साउथ एशिया, श्रीलंका ब्रैकेट में है और यूरोप। तो फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर। क्या आंसर आपने अपने एसटी में किया था बताएं कमेंट बॉक्स में। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे भैया। चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं। राइट आंसर क्या है? 10,000 घरों का निर्माण करेगा इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज 4, इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज 4। और इंडिया की में अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। एक अर्बन है और एक हाउसिंग, एक अर्बन के लिए है और एक रूरल एरियाज के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, डिटेल में इसमें पता होना चाहिए कितना एलोकेशन है। बहुत सारी चीजें डायरेक्टली यहाँ से बन जाती हैं, है ना। हाउस अर्बन और रूरल 2 फेज में है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। डियर राइट आंसर इस क्वेश्चन का है साउथ एशिया, श्रीलंका। श्रीलंका की बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन फाइनली देख लेते हैं। द हाई कमीशन ऑफ इंडिया साइंड 2 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 10,000 हाउसेस इन प्लांटेशन एरिया ऑफ श्रीलंका अंडर फेज 4 ऑफ द इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन ट्यूसडे। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं डियर। हु रिसेंटली पास्ड अवे एंड वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी फॉर ओवर अ सेंचुरी। हाल ही में किसका निधन हुआ और एक सदी से भी अधिक समय तक अमेरिकी विदेश नीति के एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो इससे कनेक्ट रहे हैं। ऑप्शन क्या है आपके? नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल, या फिर हेनरी किसिंगर, या फिर मार्गरेट थैचर, या फिर एंजेला मार्केल। तो फटाफट से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर ये क्वेश्चन। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्टी होती है, कोई भी निधन होता है तो वो डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई वो पर्सन किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। अगर उनको कोई अवार्ड्स मिले हुए हैं, अवार्डी हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जो आंसर किया है आपने आप बताइए, हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा डियर हेनरी किसिंगर। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, हेनरी किसिंगर। चलेंगे आंसर की तरफ, देख एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। हेनरी किसिंगर बेहद प्रभावशाली पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, है ना। हेनरी किसिंगर द टू only influentially former secretary of the state who earned a reputation as a sagacious diplomat but drew international condemnation of and accusation for war crimes and his key rule widening American presence in Vietnam and the US. He was 100, ये 100 years old थे डियर, और वियतनाम और अमेरिका की अमेरिकी उपस्थिति को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। डायरेक्टली आपको इनका नाम ध्यान रखना है, हेनरी किसिंगर। ठीक है, राजनयिक रहे हैं, पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं यूएस के, हेनरी किसिंगर, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। विच कंट्री इन साउथ एशिया रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। दक्षिण एशिया का कौन सा देश हाल ही में समलैंगिक विवाह पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है? भाई कौन सा देश है ये? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यानी ये तो सारे इंडिया के आसपास और इंडिया भी इसमें इंक्लूड है। तो बताएं सारे पड़ोसी देश है, भाई कौन सा पड़ोसी देश है या हम खुद ऐसा पंजीकरण करने वाले देश बन गया है? पहला देश बना है दक्षिण एशिया में, ठीक है, साउथ एशिया में पहला देश बना है ऐसा करने वाला, तो वो कंट्री कौन सा है? आपने क्या आंसर किया था बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल करंट में रहा था, न्यूज में रहा था, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर में, है ना। तो फटाफट से बताएंगे क्या आंसर निकल कर आ रहा है, क्या आंसर आपने किया था इसका। चलेंगे डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो आपका है नेपाल। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, नेपाल राइट हो जाएगा। और नेपाल की बात करें, नेपाल बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है ना। और नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उनके नाम हम कैसे याद रखें, तो इसके लिए कोड वर्ड है यू स्क्वायर BSW। यू स्क्वायर मतलब यूपी और उत्तराखंड है, बी फॉर बिहार है, बी फॉर बिहार है, एस फॉर सिक्किम है, और डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल है, और यू स्क्वायर जो है ये यू फॉर यूपी उत्तर प्रदेश, और यू फॉर उत्तराखंड। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हो जाएंगे जो नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है डियर, चलिए सेम स्लाइड, एक्सप्लेनेशन आ रहा है। नेपाल समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फोकस ऑफ स्मृति ईरानीज नेशनल आउटरीच प्रोग्राम रिलेटेड टू आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल। आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल से संबंधित स्मृति ईरानी के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का फोकस क्या है? अभी बिल्कुल लेटेस्ट में रहा था, ये हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस भी किया था मॉर्निंग सेशन में। स्मृति ईरानी ने नेशनल आउटरीच प्रोग्राम आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए इसको किया था। तो ये प्रोग्राम जो है ये किससे संबंधित है? हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, वुमेन्स एजुकेशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, डिसेबिलिटीज इन यूथ, या क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस। तो बताएंगे आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का अपने एसटी में, फटाफट से बताएंगे डियर। जो भी आंसर आपने किया था आप उसको बताएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है चाइल्ड न्यूट्रिशन। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, चाइल्ड न्यूट्रिशन। और यहाँ पर स्पेशल डिसेबिलिटीज यानी जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उन पे फोकस किया जा रहा है। फोकस ओवरऑल चाइल्ड न्यूट्रिशन पे है, लेकिन डिसेबिलिटी को भी ध्यान रखा गया, लेकिन मेन फोकस में तो चाइल्ड न्यूट्रिशन है ना, यानी दिव्यांग चिल्ड्रंस को यहाँ पर फोकस किया गया है, लेकिन चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन देखो ये भी बन सकता है कि बताइए नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रंस। देखो दिव्यांग चिल्ड्रन आ रहा है ना, नेशनल आउटरीच
प्रोग्राम। तो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम को जो शुरू किया, लॉन्च इनॉग्रेट किया फाइनली स्मृति ईरानी जी ने किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जिनके पास है। ठीक है, आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल्स के लिए, आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर दिव्यांग चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय ग्रामीण विपणन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डायरेक्टली क्वेश्चन यार आपका अपॉइंटमेंट से आ रहा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। Who was appointed as the new president of the Rural Marketing Association of India? रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो फटाफट से बताएं, ऑप्शन है आपके पुनीत, राकेश, सुनील, निधि या फिर रोहित। चलेंगे आंसर की तरफ। आपने क्या आंसर किया था, फटाफट से बताएंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका पुनीत हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है भाई। एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहाँ पर दिया हुआ है। भारत में ग्रामीण विपणनकर्ताओं की प्रमुख संस्था रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नए प्रेसिडेंट के रूप में 23 से 25 के लिए पुनीत विद्यार्थी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, पुनीत विद्यार्थी नाम आ रहा है इनका, तो फाइनली इनको क्या किया है, अपॉइंट किया है। राइट आंसर आपका पुनीत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 1261 करोड़ की ड्रोन योजना का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of the 1261 crore drone plan recently approved by the cabinet? हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 1261 करोड़ की ड्रोन योजना का उद्देश्य क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर सर्विलांस, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन। चलेंगे आंसर की तरफ। यहां पर जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा भाई, वो क्या होने वाला है? आपने क्या किया था अपनी एसटी में आंसर, आप बिल्कुल बताएंगे। तो ये बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे ध्यान दिया गया है, वुमेन्स एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। 1261 करोड़ की ड्रोन योजना का उद्देश्य है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करना, हेल्प करना। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,000 प्रगतिशील महिलाओं स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ताकि कृषि उद्देश्यों को किसानों को किराए पर ये ड्रोन उपलब्ध कराने में मदद मिल सके। बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड में इनका यूज किया जा सके, इस वजह से यहाँ पर ये शुरू किया गया है। अमाउंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 1261 करोड़। डायरेक्टली ये अमाउंट भी आपसे पूछा जा सकता है, समझ पा रहे हैं? डायरेक्टली ये अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है। अभी तो यहाँ पर पूछा गया है किसको किया गया, तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को किया गया है, फिर ये अमाउंट भी पूछा जा सकता है। कोई भी अमाउंट न्यूज में रहता है डायरेक्टली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चले, एक्टिस एलएलपी की पोर्टफोलियो कंपनी ब्लू पाइन एनर्जी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हाल ही में कौन सा अधिग्रहण किया है? व्हाट रिसेंट एक्वाजिशन डिड ब्लू पाइन एनर्जी, अ पोर्टफोलियो कंपनी ऑफ एक्टिस लिप, make in the renewable energy sector? Wind power assets, hydroelectric power asset, 404 megawatt solar power asset from आथा ग्रुप, या न्यूक्लियर पावर एसेट, या फिर जियोथर्मल पावर एसेट। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एस्टीमेट? या राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है 404 मेगावाट सोलर पावर एसेट फ्रॉम आथा ग्रुप। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, Blue Pine Energy, a renewable energy company owned by global investment firm Actis, has acquired a 404 megawatt solar portfolio in India from the Atha Group. वैश्विक निवेश फर्म एक्टिस के स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ब्लू पाइन एनर्जी ने भारत में अथा समूह से 404 मेगावाट सौर पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली देखो वन लाइनर, ये टू द पॉइंट है ना, ये अधिग्रहण की बात हो रही है, एक्वाजिशन की बात हो रही है ना।
तो एक्टिस एलपी पोर्टफोलियो कंपनी जो ब्लू पाइन एनर्जी है, इसने नवीकरणीय ऊर्जा के में हाल ही में कौन सा अधिग्रहण किया है? तो इसने 404 मेगावाट सोलर पावर एसेट को क्या किया है? अधिग्रहित किया है। एक्वाजिशन होता है जब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स को क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है, अधिग्रहित कर देती है। इट इज कॉल्ड एक्वाजिशन। अमलगमेशन, जब दो सेम सेक्टर में काम करने वाली कंपनी साथ मिलकर काम करती हैं, इट इज कॉल्ड एमलगमेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एट COP28 होस्टेड इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हाउ मच मनी डिड द यूएई कमिट टू एल्टेरा? एल्टेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एल्टेरा न्यूज में रहा था COP28 को लेकर। एल्टेरा अ क्लाइमेट इनिशिएटिव बाय ल्यूनेट, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP28 में संयुक्त अरब अमीरात ने ल्यूनेट की जलवायु पहल एल्टेरा को कितना पैसा देने का वचन दिया है? ऑप्शन है आपके $20 बिलियन, $30 बिलियन, $40 बिलियन या फिर $50 बिलियन या फिर $60 बिलियन। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से बताएं क्या आंसर आपने अपनी एसटी में किया था, फिर हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। संयुक्त अरब अमीरात में जो कि COP28 में दुबई में ये हमें COP28 की मीटिंग देखने को मिली। 28 नवंबर से डियर ये स्टार्ट हुआ था COP28 मीटिंग्स जो है, और फाइनली ये आपका 12 दिसंबर तक ये रन की थी। 12 दिसंबर तक ये रन की थी, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन की यात्रा पर गए हुए थे। यहाँ पर 2 दिन की यात्रा जो थी वो 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2 दिन की यात्रा यहाँ पर देखने को हमें मिली थी। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। अमाउंट है यहाँ पर, और वो अमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऑल्टेरा आपको ध्यान रखना है, ALTERRA, ऑल्टेरा। आंसर हो जाएगा आपका $30 बिलियन। ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सेकेंड आपका $30 बिलियन राइट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट से। द यूएई ऑन फ्राइडे अनाउंस किया गया लॉन्च, है ना, ऑल्टेरा अ ग्राउंड ब्रेकिंग US $30 बिलियन इन्वेस्टमेंट फंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट पार्टनरशिप। देखिए यहां पर पॉइंट आ रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट है फंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट पार्टनरशिप एट COP28 प्रोवाइडिंग अ मेजर impetus to finance the energy transition on the second day of the Union Climate Summit। ठीक है, $30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश कोष को अल्टेरा लॉन्च करने की घोषणा की है। $30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया। आगे के लिए इसमें टारगेट भी दिए गए हैं, 50 आगे इंक्रीज होंगे, लेकिन अभी ये $30 बिलियन का निवेश कोष बनाया गया है। अल्टेरा लॉन्च की क्या की गई है? घोषणा की गई है। इसमें डियर मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ाने का, एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ाने का, जिससे हम क्या कर सकें, हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें, फाइनली हम जो CFC का उत्सर्जन करते हैं उसको हम कम कर सकें, है ना। यहां पर ये पॉइंट यहां पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। क्लियर है इतनी बात? ओके, ऊर्जा परिवर्तन को, क्यों ऊर्जा परिवर्तन ही है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, हम सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड है, $30 बिलियन आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट इज चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर फॉर अ नेवल शिप अकॉर्डिंग टू एडमिरल आर हरि कुमार अनाउंसमेंट। भाई एडमिरल आर हरि कुमार की घोषणा के अनुसार नौसेना जहाज के लिए पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है फ्रेमिंग इस तरह से हुई है इस क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है और फाइनली ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, गलती से हुआ है ये। राइट आंसर आपका एडमिरल आर हरि कुमार की घोषणा के अनुसार ही यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन जो है फर्स्ट ही आपका राइट है ना, और वही यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है ना, आंसर बल्कि लिखा भी हुआ है, आप समझ ही पा रहे हैं। हु वाज द अपॉइंटमेंट फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर फॉर अ नेवल शिप अकॉर्डिंग टू द एडमिरल आर हरि कुमार अनाउंसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, अंडरस्टूड है। चलिए, भारत में किस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यूपीआई प्लेटफॉर्म पर नए मील के पत्थर स्थापित किए गए हैं। देखो फिर से ये क्वेश्चन सेम एज वेल एज उसी कमी के साथ है, हमारी जो भी हमारी कंटेंट टीम है, फाइनली ये बाय डिफॉल्ट गलती से हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज
सेम स्लाइड आपका दिया हुआ देख लेते हैं डियर, एक्सप्लेनेशन में क्या कुछ पॉइंट अगर निकल कर आ रहा है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म ने के हाल ही में महीनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसने नए मील के पत्थर स्थापित किए, किसने? यूपीआई ने, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये डियर मंथ ऑन मंथ जो है इसके रिकॉर्ड जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है हमें देखने को मिलते हैं, मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, आगे बढ़ते हुए रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं और हर मंथ का डेटा जो होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ईयर डज पीएम मोदी प्रपोज टू होस्ट COP23 इन इंडिया? भाई COP23 जो है ये होस्ट करेगा, कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। तो ये किस ईयर में होस्ट करेगा भाई? फटाफट से बताना है आपको। COP23 की बात, 33 की बात हो रही है इन इंडिया, तो किस वर्ष COP33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखते हैं पीएम मोदी जी? चलते हैं आंसर की तरफ। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, बताएंगे बिल्कुल आप डियर। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, राइट आंसर आ जाएगा 2028, 2028 में फाइनली इसे मेजबान करेगा, इसे होस्ट करेगा, कौन करेगा? इंडिया करेगा 2028। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा वह वर्ष 2028 में भारत में UNFCCC COP33 इन इंडिया दिस ईयर 2028 में आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC COP33 इन इंडिया दिस ईयर 2028। तो आपको यह ध्यान रखना है 2028 हो जाएगा डियर। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिवाकर गुप्ता के इस्तीफे के बाद भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष कौन बनने वाला है? डियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IDRCL की बात हो रही है। हु इज सेट टू बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड फॉलो दिवाकर गुप्ता रेजिग्नेशन? दिवाकर गुप्ता के रेजिग्नेशन के बाद यहां पर किसे चेयरमैन एज अपॉइंट किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट है। लेकिन मैं इसके साथ ही आपको बता दूं, आप सभी ने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे बैड बैंक, ये वर्ड आपने सुना होगा। अभी बैड बैंक क्या होते हैं थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। एक डियर नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया बैड बैंक का ऑल ओवर वर्ल्ड में। बैंकों में अगर हम बात करें तो 2008 के बाद से इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर हम बात करें बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, यानी बैंकों में एनपीए बढ़ना शुरू हुआ। अब आप बोलेंगे सर ये एनपीए क्या है? एनपीए कौन सी बला है? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को समझने से पहले हमें डियर पता होना चाहिए कि एसेट क्या होते हैं। एसेट और लायबिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको बहुत ही आसानी से आसान लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में समझाते हैं एसेट और लायबिलिटी के बारे में। डियर हम सपोज करें कि आप बैंक जाते हैं आप सभी, और बैंक में क्या करते हैं भाई? डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरफ क्या है? कस्टमर है, अकाउंट होल्डर हैं आप, और आप बैंक गए और आपने डिपॉजिट किया। तो जो आपने ये डिपॉजिट किया है डियर, ये डिपॉजिट किसने किया है? कस्टमर ने किया है। तो ये जो डिपॉजिट कस्टमर ने किया है तो ये एसेट किसका है? ये जो डिपॉजिट है ये एसेट किसका है? तो डियर मैं आपको बताऊं, ये जो डिपॉजिट है ये कस्टमर का है, तो ये एसेट किसका होगा? कस्टमर का। ठीक है, अब ये जो डिपॉजिट है ये डिपॉजिट बैंक के पास आ गया। अब ये लायबिलिटी किसकी है? यानी कस्टमर जब चाहे तो इसे विड्रॉ कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल कर सकता है। आप बोलेंगे सर हमारे डिपॉजिट है, हमारा जब मन होगा, हमें जरूरत होगी, हम बैंक जाएंगे विड्रॉ कर लेंगे, है ना? तो ये जो एसेट डिपॉजिट किया है ये एसेट किसका है? कस्टमर का है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लायबिलिटी किसकी है, तो आप बोलेंगे सर लायबिलिटी किसकी है? बैंक की है। लायबिलिटी किसकी है? बैंक की है। ठीक है, तो एसेट और लायबिलिटी की कंडीशन आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी के इरिवर्सिबल है ना। अगर हम देखें, एक तरफ डियर कौन है? बैंक है, और दूसरी तरफ आपका कौन है? कस्टमर है। बैंक ने दिया लोन। अब जब बैंक ने दिया लोन, ठीक है, बैंक ने दिया लोन, तो जब बैंक ने दिया लोन दिया है, तो ये जो लोन दिया है, लोन अमाउंट है, ये एसेट किसका है? बताइए भाई, ये एसेट किसका होगा? लोन अमाउंट, जो बैंक के द्वारा लोन अमाउंट दिया गया है, जो बैंक के द्वारा लोन अमाउंट दिया गया है, ये एसेट किसका है? एसेट है बैंक का। अब भाई लोन बैंक ने क्यों दिया है? क्योंकि विद इंटरेस्ट ये रिटर्न होकर वापस आएगा, विद इंटरेस्ट रिटर्न होकर वापस आएगा। तो ये लोन एसेट किसका है? बैंक का। इस लोन को विद इंटरेस्ट पे कौन करेगा? इस लोन को विद इंटरेस्ट पे कौन करेगा? कस्टमर। तो लायबिलिटी किसकी? कस्टमर की। लायबिलिटी किसकी? बारोवर की हम बोल दें या कस्टमर बोल दें। लायबिलिटीज किसकी हो गई यहां पर? बोरोवर की। ठीक है डियर, बोरोवर की यहां पर लायबिलिटी हो गई। तो आई होप एसेट लायबिलिटी की कंडीशन आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। आपने बैंक में किया डिपॉजिट, तो वो डिपॉजिट एसेट किसका?
कस्टमर का, आपका, लायबिलिटी किसकी, बैंक की। लेकिन जब बैंक ने दिया लोन तो वो एसेट किसका, बैंक का, लेकिन लायबिलिटी किसकी, कस्टमर की। क्लियर है इतनी बात। तो बैंकों के द्वारा दिए गए लोन बैंक के लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं। बैंकों के द्वारा दिए गए लोन बैंक के लिए क्या होते हैं, एसेट। और जब डियर ये एसेट जो होते हैं, बैंकों के द्वारा दिए गए लोन बैंक के लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं। और जब ये लोन विद इंटरेस्ट वापस आते हैं तो बैंक का यही तो बेनिफिट होता है। लेकिन जब ये लोन विद इंटरेस्ट रिटर्न होकर नहीं आते, विद इंटरेस्ट रिटर्न होकर नहीं आते, तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, ये जो एसेट होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, क्या हो जा बोलते हैं हम इसे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कि भैया ये बैंकों को दिया गया लोन एक टाइम पीरियड के साथ वापस नहीं आ रहा। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे पता करेंगे कि कब नहीं आ रहा है। देखो, अगर रिटर्न होके वापस आ रहा है, एक कंडीशन रिटर्न होके वापस आ रहा है, तो फिर अगर आ रहा है वापस होके तो हम इसे क्या बोलेंगे, परफॉर्मिंग एसेट। तो हम इसे क्या बोलेंगे, परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, समझते चलना भाई। तो परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे। और अगर रिटर्न होके वापस नहीं आ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन अब आप बोलेंगे सर ये कैसे डिफाइन होता है, कितने दिन में आना है, कितने दिन में नहीं, है ना। तो अब देखो ध्यान से समझो, जब बैंकों के द्वारा दिया गया जो लोन है इसकी कोई ना कोई क्या होती होगी, डेट होती होगी, है ना। जो डेट है, जब वो डेट, ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट पास ऑन होने के बाद, कितने डेज पास ऑन हो गए, 90 डेज। यानी जब 90 डेज का ओवर ड्यू हो जाता है, 90 डेज का ओवर ड्यू हो जाता है, तो बैंक इस तरह के लोन को क्या डिक्लेयर कर देता है, तब बैंक इस तरह के लोन को एनपीए डिक्लेयर कर देता है। तब बैंक इस तरह के लोन को एनपीए डिक्लेयर कर देता है। आई होप इतना बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो एनपीए डिक्लेयर कर देता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की ये जो दिया गया लोन है हमारे द्वारा, ये रिटर्न होकर नहीं आ रहा है, एनपीए वाली फाइल में, फोल्डर में वो रख दिया जाता है। जब बैंकों के द्वारा दिए गए लोन ड्यू डेट निकलने के बाद 90 डेज पास ऑन हो गए और वो रिटर्न होकर वापस नहीं आए, इट इज कॉल्ड, हम उन्हें एनपीए बोल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं। अब देखो, पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तो बैंक कॉल करता है, मैसेज करता है, दूसरी, तीसरी। जब 90 डेज टोटली पास ऑन हो गए, और यहां पर देखो मंथ में कन्वर्ट नहीं करना है, 90 का मतलब 90 है। ठीक है, 90 डेज पास ऑन हो गए, देन इट इज एनपीए डिक्लेयर कर देंगे। अब एनपीए की रिकवरी करते हैं, फिर रिकवरी के जो प्रोसेसेस है वो फॉलो करते हैं। सरफेसी एक्ट आता है, दो तरह के कोर्ट्स होते हैं जो एनपीए की रिकवरी में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से, डीआरटी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरएटी डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। लेकिन डीआरटी और डीआरएटी जो है, डीआरटी में कोई केस तभी पहुंचता है जब 20 लाख से अधिक का लोन क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। यानी वो जो लोन होता है डिस्प्यूटेड लोन, वो 20 लाख से ज्यादा का हो तभी डीआरटी में पहुंचता है। वो तो हम टॉपिक में पूरा, जब कहीं पे टॉपिक आप पढ़ेंगे तो फिर उसमें डिस्कस होगा। ठीक है, अब बात करनी है बैड बैंक की। तो इन सारी चीजों को रिकवर करने के लिए किया गया कि भाई एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया। बैड बैंक स्पेशली कोई ऐसा बैंक नहीं होगा जहां आप जाओगे, एक ये सिस्टम है, प्रोसेस बनाया गया कि भाई जो बैड बैंक है, यहाँ पे दो तरह के इंस्टीट्यूशंस आपके निकल कर आते हैं, दो कंपनीज आपकी निकल कर आती हैं यहाँ पर बैड बैंक में। कौन कौन सी, तो मैं आपकी यहां पर लिख दूं। एक आता है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और एक आपकी आती है IDRCL, इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। यानी इनको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि बैड बैंक, देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बैंकों से ऐसे लोन को परचेज करना है, खरीदना है, और इसको मार्केट से रिकवर करना है। यानी जो बैंक है उनको टेंशन फ्री करना है। बात समझ पा रहे होंगे आप। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं बैड बुरा होता है, बैड बैड नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना, एक सर्फ एक्सेल का ऐड है, दाग अच्छे हैं हमें सिखा दिया। वैसे ही बैड बैंक अच्छे हैं, क्योंकि बैड बैंक, जो बैंक्स हैं, उनके टेंशन को कम करने का, खत्म करने का काम करते हैं। यानी बैंकों से ये जो एनपीए होता है उसको परचेज करते हैं, बैंक अपनी बैलेंस शीट में क्लियर हो जाता है, फिर बैड बैंक की जिम्मेदारी होती है इसको परचेज करने की। तो बैड बैंक कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम एनपीए को, यानी बैड लोन्स को खत्म कर सके। अगर हम 2021 की बात करें तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बैड बैंक को फंड, अब इनके पास पैसा कहां से आता है, तो पैसा बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, है ना। और गवर्नमेंट ने 2021 में
30,600 करोड़ का अमाउंट वर्ल्ड बैंक को प्रोवाइड किया था कि आप जाइए बैंकों से उनके एनपीए खरीदिए और फिर उनको रिकवर करने की कोशिश करिए। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा एनपीए का कॉन्सेप्ट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, परफॉर्मिंग एसेट जो परफॉर्म कर रहे हैं उनसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनके लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। एनपीए की रिकवरी कैसे करते हैं, सिक्योर डेब्ट्स होते हैं, सरफेसी एक्ट होता है, बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। आई होप कुछ आपको एक बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आईडीआरसीएल जो है, इसके जो अभी चेयरमैन थे वो हैं दिवाकर गुप्ता जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो अब नए चेयरमैन कौन बनकर आए, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आंसर है भैया नारायण शेषाद्री। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, नारायण शेषाद्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। एनएआरसीएल की बात करें, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। आईडीआरसीएल का देखिए फुल फॉर्म यहां पे लिखा भी हुआ है, इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से पॉइंट ध्यान रखने। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया था आईडीआरसीएल एनआईआरसीएल, डायरेक्टली एग्जाम में इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है, तो राइट आंसर आपका नारायण शेषाद्री आ गया। चलिए फटाफट से इतना पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, और फिर हम लोग इसी के साथ ही एक्सप्लेनेशन देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे आपके पास ये कंटेंट हो जाए, आसानी से आप समझ सकें अगर इस चीज को समझा है आपने तो। ठीक है, चलिए आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें इसको रफ करना पड़ेगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। आपने ले लिया होगा आई होप, अगर नहीं लिया है किसी ने तो एक बार फिर से मैं मौका दे रहा हूं, फटाफट से आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। चलिए आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन आपका निकल कर आ रहा है भाई, नारायण शेषाद्री फॉर्मर केपीएमजी मैनेजिंग पार्टनर रहे हैं, ये इज अ सेट टू बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 1 दिसंबर सिंस 1988? 1988 से प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व एड्स दिवस का क्या महत्व है? सेलिब्रेटिंग ग्लोबल अचीवमेंट्स इन साइंस, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एचआईवी एड्स, प्रमोटिंग वैक्सीनेशन कैंपेन्स, कॉमेमोरेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, या फिर हाईलाइटिंग क्लाइमेट चेंज इशूज? आंसर करेंगे फटाफट आप सभी कि 1988 से प्रति वर्ष हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आई होप बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा, एड्स का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी वायरस से होता है, ये एचआईवी वायरस से होता है। तो विकास एड्स दिवस का महत्व क्या है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1988 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। डियर चलते हैं आंसर की तरफ। आपने क्या आंसर किया था कमेंट बॉक्स में, एसटी में मतलब अपनी, तो उसी का आंसर आप लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एचआईवी एंड एड्स, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एचआईवी एंड एड्स। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर, रेज अवेयरनेस अबाउट एचआईवी AIDS show support for those living with the virus and commemorate those who have died from AIDS related illness. ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, आपके साथ डिस्कस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हाउ मच डिड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट? भाई नवीनतम अपडेट के अनुसार, अब देखो लेटेस्ट पूछा गया, ध्यान रखना बिल्कुल, अगर लेटेस्ट डेटा आपको मालूम है तभी आंसर करेंगे इसका, है ना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बढ़ गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कितना इंक्रीज हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एडियर पता है, इसको हम फॉरेक्स भी बोल देते हैं। कहीं पर फॉरेक्स आ जाए तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई फॉरेक्स आ गया, ये सर फॉरेक्स क्या होता है ना, फॉरेक्स भी बोल देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इंक्रीज हुआ है हाल ही में, वो पूछा गया है आपसे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपने क्या किया था, तो राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन थर्ड, $2.538 बिलियन, $2.53 बिलियन। ध्यान रखना है, इससे पहले डियर अप्रैल में अपडेट अगर हम बात करें तो $4.5 बिलियन का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था, लेकिन अब $2.538 बिलियन इंक्रीमेंट है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज $2.538 बिलियन टू रीच 597, अब ये कहां पर पहुंचा है भाई, $597.93 बिलियन हमारा रिजर्व हो गया है।
$597.93 बिलियन, ये हमारा रिजर्व है। तो ये टोटल अमाउंट भी ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली टोटल अमाउंट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो इंक्रीमेंट हुआ है 2.538 बिलियन डॉलर, ठीक है डियर। तो क्वेश्चन में ये पॉइंट पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट हु रिलीज्ड द डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2023 इन इंडिया। भारत में 2023 के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट किसने जारी की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। डायनामिक वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज हुई है। तो इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, नारायण शेषाद्री के द्वारा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा, या एडमिरल आर हरि कुमार जी के द्वारा, या फिर एक्ट स्लिप के द्वारा। चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट से आप बताएं आंसर क्या होने वाला है। तो डियर हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गजेंद्र सिंह शेखावत के पास आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कौन सी मिनिस्ट्री है ना, इसी वजह से इनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है भाई। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह, जल शक्ति मिनिस्ट्री किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में रिलीज किया गया है डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, है ना। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, DGWRA, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और ये इंटायर कंट्री फॉर द ईयर 2023 जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा क्या की गई, जारी की गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्टर है। डन है इतना सभी का, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। यार बिल्कुल सेशन पसंद कर रहे हो तो भाई लाइक करते चलो, और जो लोग एसटी देते हो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो बिल्कुल याद कर लो कि आपको एसटी कंटिन्यू देनी है। अपनी ब्रांच में जो भी ऑफलाइन एसटी होती है उसको देना है। उसका मोटिव होता है डायरेक्टली आप इंप्रूव कर पाते हो, अपनी स्पीड को बढ़ा पाते हो, एक्यूरेसी पे फोकस कर पाते हो। तो ये बहुत सारी चीजें आप कर पाते हैं जब आप अपनी ब्रांच में होने वाली एसटी को कंटिन्यू उसे देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एसटी आपको रेगुलर देनी है, फॉलो करनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What impact did India's 7th pay commission have on the Indian Army's salary structure? 7वें वेतन आयोग का भारतीय सेना की वेतन संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा? डिक्रीज्ड सैलरीज, नो चेंजेस इन सैलरीज, इंक्रीज्ड सैलरीज, शिफ्टेड टू परफॉर्मेंस बेस्ड पे, या फिर कन्वर्टेड टू अर्ली वेजेस। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था इसका? व्हाट इंपैक्ट डिड द 7th पे कमीशन हैव ऑन द इंडियन आर्मी सैलरी स्ट्रक्चर? फटाफट आंसर करें आप सभी, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, है ना। उससे पहले आप सभी को आंसर करना है, सेशन को लाइक करते चले फटाफट से, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ भी शेयर करें, शेयर जरूर करें अधिक से अधिक लोगों तक। और आपकी कोई सलाह है, कोई एडवाइस है तो बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इंक्रीज्ड सैलरीज। लेकिन यहाँ पर सैलरीज क्या इंक्रीमेंट निकल कर आया था, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज सैलरीज, सेवंथ पे कमीशन की बात हो रही है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हमें ध्यान आया अभी हाल ही में, 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन बनाए गए हैं, फटाफट से बताइए। 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सा हमने पूछा है आपसे। इसके साथ ही हम 15th फाइनेंस कमीशन के पूछें तो 15th फाइनेंस कमीशन भी बताइए, और 16th फाइनेंस के अभी करंट में बिल्कुल इनको क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गए। 15th फाइनेंस कमीशन के कौन थे, और अब 16th फाइनेंस कमीशन आया, तो 16th फाइनेंस कमीशन के कौन है? तो फटाफट से आप सभी बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हमारी नजर आपके कमेंट बॉक्स पे है, तो आंसर फटाफट से आप करना शुरू कर दें, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो आंसर हो ही गया, 7th पे कमीशन की बात हो रही है, तो हमें बिल्कुल बात करनी है 16th फाइनेंस पे कमीशन की। कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो डियर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। एनके सिंह जी हैं, श्री एनके सिंह, 15th फाइनेंस कमीशन।
ये तो बहुत पुराना हो गया, पूछा जाता है। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम क्या है, अनाउंस किए गए हैं, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह, और 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो आपको दोनों ही पॉइंट ध्यान रखने होंगे, दोनों ही नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही नेम ध्यान रखने होंगे। ठीक है डियर, क्लियर है इतना पॉइंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये दोनों ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन देखिए दिया हुआ है, 7th वेतन आयोग, 7th पे कमीशन, इंडियन आर्मी सैलरी स्ट्रक्चर वाज रिवाइज्ड एंड इंक्रीज्ड फॉलोइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 7th पे कमीशन। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर आर शुभलक्ष्मी हैज पास्ड अवे, सी वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? आर शुभलक्ष्मी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट, एक्ट्रेस, सोशल रिफॉर्म्स, या फिर नन ऑफ दीज? ऑबिचरी से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टली कोई भी ऑबिचरी होती है डियर, मैंने आपको बताया था पहले भी, डायरेक्टली यहां से इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, है ना? क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। और अगर कोई अवार्ड मिला है हाल ही में तो डायरेक्टली पूछा आता है कि बताइए कौन सा अवार्ड इनको अभी हाल ही में मिला था। आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट, एक्ट्रेस, सोशल रिफॉर्म, नन ऑफ दीज? तो चलिए फटाफट से आंसर करिए, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है एक्ट्रेस। भाई ये एक्ट्रेस रही हैं, और ये एक्ट्रेस एक्सप्लेनेशन में फाइनली देखते हैं। वेटरन एक्टर हैं आर सुब्बालक्ष्मी, बेस्ट नोन फॉर एमिनेंस कंट्रीब्यूशन, मलयालम सिनेमा से बिलोंग करती हैं। डायरेक्टली सिनेमा भी पूछा जा सकता है, मलयालम सिनेमा की बात हो रही है, मलयालम सिनेमा से बिलोंग करती हैं, मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा हैज पास्ड, सी वाज 87 इयर्स ओल्ड थी। डायरेक्टली आपको मलयालम सिनेमा ध्यान रखना है, एक्ट्रेस थी बिल्कुल ध्यान रखना है, आर सुब्बालक्ष्मी, आर सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Who won the gold medal in the women's 10-meter air rifle event at the ISSF World Cup 2023 in Rio de Janeiro, ब्राजील? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हसने मुल्ला, जेलिजैंग, एल्वेनविल वेलेरिवियन, अंजुम मुदगिल, या फिर अपूर्वी चंदेला? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? क्या आंसर आपने अपनी एसटी में किया था, आप लोग बताएंगे फटाफट से? क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, जरूर बताएंगे डियर, फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है एल्वेनिल वेलेरिवियन, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन निकल कर आ रहा है भाई, इंडियन शूटर हैं एल्वेनिल वेलेरिवियन, won the gold medal in the women's 10-meter rifle event at the ISSF World Cup 2023 in Rio de Janeiro, ब्राजील। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ISSF बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ISSF वर्ल्ड कप। ठीक है, इंडियन शूटर है एल्वेनिल वेलेरिवियन, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। रियो डी जेनेरियो ब्राजील, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये देखने को मिला था, यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक क्या किया है, जीता है ना, ISSF वर्ल्ड कप 2023। टेन मीटर एयर राइफल इवेंट है, और रियो डी जेनेरियो में देखने को मिला, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, चल तो आई होप बिल्कुल आपने इस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, है ना? ये हमारा 100 नंबर क्वेश्चन था। फाइनली 25 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए, जो आपके ST 02A में बैंकिंग के पार्ट पे, जो बैंकिंग की ST होती है वीकली आपकी ऑफलाइन ब्रांच में, आप ST सभी दिया करें, बिल्कुल दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लेनेशन में जरूर कनेक्ट हुआ करें, एक्सप्लेनेशन से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी पता चलते हैं, उसके साथ एडिशनल पार्ट भी आपका ऐड होता है, जो अदर पार्ट पे आपके क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन थे 25, लेकिन अगर हम इनको देखें तो एक क्वेश्चन से 3 से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट अगर हम निकालें तो अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन हो जाएंगे,
है ना, या हम मल्टीपल करें तो बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन रहा है, आप सभी ने एंजॉय किया है। तो फटाफट से लाइक करें सेशन को, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, है ना। और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है महेंद्राज ऑफिशियल को, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें महेंद्राज ऑफिशियल को, ठीक है, जिससे आपके पास कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को भी आपको ऑन कर देना है, ठीक है डियर। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। और मॉर्निंग क्लास करंट अफेयर जरूर कनेक्ट हुआ करिए, जो 7 AM आपकी क्लास होती है, ठीक है, लाइव कनेक्ट हुआ करें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।